अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन का जो टाइम पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जिसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं वो 670 टू 1100 था। किंग हेरल्ड की शिकस्त और उसकी डेथ तक का है, जो कि लास्ट किंग था किंग का, सैक्सन किंग का। ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर का पहला फेज स्टार्ट होता है एंग्लो सैक्सन के साथ, जो कि एंगल्स और सैक्सन के टू कबाइल्स थे और द इंसेस्टर्स ऑफ इंग्लिश रेस। वो इंसेस्टर थे इंग्लिश रेस के, क्योंकि इंग्लिश स्टार ही उनसे होती है। ठीक है। तो ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ये पहला टॉपिक है, एंग्लो सैक्सन। उसके बाद एंग्लो नॉर्मन आते हैं, फिर रेनेसांस एज आती हैं, तो इस तरह फिर वो आगे एज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो सैक्सन के जो दो कबाइल थे, द इंसेस्टर ऑफ इंग्लिश रेस जिनको कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश उनका कॉमन नेम था और कॉमन ज़ुबान थी। बरतानिया पर कब्ज़ा करने से पहले वो स्वीडन और डेनमार्क के साहिल के साथ साथ रहते थे। जो लैंड उन्होंने हासिल किया था इसे एंगल लैंड कहते थे। बाकी की जो हिस्ट्री है वो मैं वीडियो के एंड पे डाल दूंगा, क्योंकि वो ना जो है वो इरेलीवेंट है कि वो कैसे आए और कैसे उन्होंने यहाँ से शुरुआत की वगैरह वगैरह। हमारा जो मेन फोकस है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एज, क्योंकि वही हमने लिखना होता है और उसी के हमें मार्क्स मिलते हैं इन थीसिस और इन पेपर वगैरह। हिस्ट्री जो है वो जस्ट हमारे जहन को इस काबिल बनाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए होती है, लेकिन हमारा मेन फोकस को जो होता है करैक्टरिस्टिक्स होता है। बैकग्राउंड जो है वो मैं बताऊंगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो यूट्यूब पे पहले ही बहुत सारी वीडियो बनी जिनमें वो ना 20-25 मिनट लेते हैं और बैकग्राउंड बताते हैं, तो हम वहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं जो है करैक्टरिस्टिक्स बताना चाह रहा हूँ। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, प्रॉपरली कोई भी नहीं करैक्टरिस्टिक्स बताता कि राइटर्स ने कैसे काम किया, कौन कौन सी पोम्स आई, उन्होंने कैसे लिखा, उनका मेन थीम क्या था, प्रोजिंग जो इंग्लिश स्टार्ट है वो कब से हुआ। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एज। ठीक है। अब ये कबाइल जो थे वो बहुत बहादुर, मुहिमजू, जंगजू और फेयरलेस थे। अब ये चीज़ों का इनका क्या तल्लुक है, क्योंकि यही तो उनका मेन थीम था इनकी पोइट्री का। ठीक है। वो अपने बारे में, अपनी जंग के बारे में, अपनी बहादुरी के बारे में लिखते थे और यही उनका थीम था। दूसरी कौमों की तरह वो भी अपनी ज़ियाफ़त, यानी जब दावत वगैरह बैठती है तो उसे ज़ियाफ़त कहते हैं। ठीक है। यानी कि जंग जीत के आके वो ज़ियाफ़त करते थे। ज़ियाफ़त पर जो कि जंगों के बारे में होती थी, गॉड्स के लिए, अपने आबाई हीरो के लिए और अपने सरदारों के लिए गाते थे, गीत गाते थे। ठीक है। ये सब उनके रिलीजन के सॉन्ग्स में था। ठीक है। उनका रिलीजन भी इस चीज़ के बारे में कहता था कि वो मोटिवेट करें लोगों को कि वो जंगों में हिस्सा लें, इसलिए वो गाते थे कि इन चीज़ों के बारे में, अपने अपने एंसेस्टर्स को याद करके, अपने गॉड को याद करके, अपने सरदारों के लिए और अपनी जंगों के लिए गाते थे। ठीक है। वार एंड एग्रीकल्चर जहाँ से इंग्लिश पोइट्री स्टार्ट हुई उनके कदीम एंगल लैंड में, जबकि बरतानिया इस दौर में अभी तक प्रोविंस था रोमन का। ठीक है। अब जब एंग्लो सैक्सन का दौर था ना, तो बरतानिया जो था वो रोमन का प्रोविंस था। ठीक है। और उनकी पोइट्री में क्या मिलता था हमें, वार एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, चीज़ें मिलती थी। अगरचे अब एंग्लो सैक्सन की इस दौर में आके ना, 21st सेंचुरी चल रही है, इस दौर में आके एंग्लो सैक्सन की ज़्यादातर पोइट्री गुम हो चुकी है। क्यों गुम हो चुकी है? क्योंकि मोस्टली उनकी पोइट्री का जो पार्ट था ना वो ओरल था। ठीक है। तो उसे आके कन्वर्ट किया था जब उनका जो पहला किंग था ना, किंग ऑफ वेसिक्स जो था, उसने आके उनकी पोइट्री को लिखना स्टार्ट किया था। ठीक है। उनकी ट्रांसलेशन करवाई थी इंग्लिश में और उनकी लैटिन को भी इंग्लिश में करवाया था। ठीक है। तो अब अगरचा एंग्लो सैक्सन की ज़्यादातर पोइट्री गुम हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ पार्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर विर्जित, ये एक राइटर है। ठीक है। अब ये उनकी अपनी थॉट्स हैं कि वो किस बारे में लिखते हैं। मिसाल के तौर पर विर्जित दूर दराज के राइटर्स की इमेजिनेशन में मौजूद बड़े आज़मी कोर्ट्स के बारे में बयान करता है। अब बड़े आज़मी कोर्ट्स यानी जो होती हैं, बड़े आज़म की अदालतें जो होती हैं, उनमें मौजूद इमेजिनेशन में मौजूद चीज़ों को, ठीक है, इन चीज़ों को डिस्कस करता है विरजित। ये उस दौर का राइटर है। ठीक है। और एक और राइटर है वल्डेर। ठीक है। ये भी एक राइटर है। अब कोई पूछ सकता है कि उस दौर के राइटर्स की करैक्टरिस्टिक्स या वो किस बारे में लिखते थे, तो ये आपने बताना है कि वो जो वल्डेर है वो कैसे वो बयान करता है। ठीक है। वो बताता है हमें कि कैसे वाटर ऑफ एक्विटाइन ने वोसिस के गुजरते वक्त दुश्मन के लश्कर को बर्दाश्त किया। देखा, जंगी चीज़ें आ गई ना, जंगी चालें। ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में इस दौर की पोइट्री को लिखा जाता था। और इस वक्त के एक राइटर हैं, ठीक है,
डिडोरे, ठीक है। वो एक लवर की मायूसी को बयान करता है, ठीक है। ये इस दौर के राइटर थे जिन्होंने अपनी सोसाइटी, अपने इन्वायरमेंट्स को देखते हुए अपनी पोम्स, अपनी राइटिंग्स लिखी, ठीक है। उस वक्त के जो राइटर्स थे वो अपनी पोइट्री में फ़ाइट, बैटल वगैरह जैसे थीम ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे। एक शानदार पार्ट जिसे द फाइट ऑफ फिन्सबर्ग कहते हैं, उसी थीम को, यानी उनका जो फेवरेट थीम था बैटलमेंट वाला, उसको डील करता है। मुश्किलात के ख़िलाफ़ कैसे वो लड़े, कैसे वो डील किया उन्होंने, तो ये चीज़ें उनकी पोइट्री में मिलती थी। ये उनकी पोइट्री के एलिमेंट थे, कौन से बैटलमेंट वगैरह, ठीक है, जंगजू, मुहिमजू, उनकी बहादुरी, उनका फेयरलेस होना, ठीक है। तो ये उनकी पोइट्री के मेन पार्ट थे। इस दौर की सबसे अहम पोम जो है वो बेवुल्फ है, ठीक है। ये बेवुल्फ की मुहिम जो एडवेंचर की कहानी है, जो कि चैम्पियन होता है और कातिल होता है, लाइक मारने वाला मॉन्स्टर्स को। इसमें पाए जाने वाले इंसिडेंट ऐसे ही हैं जो दूसरे सैकड़ों स्टोरी में भी हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग है और दूसरों से डिफरेंट बनाती है लेटर रोमांस से, वो ये है कि ये मुकम्मल है। किससे मुकम्मल है? हर तरह के रेफरेंस से, एलुजन टू ग्रेट इवेंट्स से, और किंग और कॉम जो है उनकी खुशकिस्मती से, ठीक है। उनकी खुशकिस्मती होती है किंग और कॉम की इसमें, और एलिजन्स दिखाया गया है बहुत ज़्यादा, और रेफरेंसेस इसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो ये इस चीज़ से फुल है। तो ये चीज़ें इसे बाकी बुक से डिफरेंस बनाती हैं, और ये उस दौर की शानदार पोम है, ठीक है। इससे रिलेटेड अब बुक्स भी हैं, अवेलेबल हैं, और इस पे अगर आप कहेंगे तो मैं आप अलग से वीडियो बना दूंगा बेवुल्फ पे, और इससे रिलेटेड मूवी भी है जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। एंग्लो सैक्सन्स के राइटर्स ने क्रिश्चियनिटी कबूल करने के बाद रिलीजियस थीम को अपना मौजू बहस बनाया और इस पर लिखना शुरू किया। और एंग्लो सैक्सन की पोइट्री का एक बड़ा हिस्सा रिलीजियस पे है। इनके दो अहम पोइट्स भी हैं, ठीक है, जो वैसे तो बहुत ज़्यादा पोइट्स हैं, लेकिन मेन जो पोम लिखने वाले राइटर्स हैं, पोइट्स हैं जो इनके, वो दो मेन हैं, ठीक है, कैडमन और साइनवोल्फ, ठीक है, जिनको हिस्ट्री में याद किया जाता है। कैडमन इंसान की फेट, उसके आगाज़ से लेकर उसके ज़वाल, द डे ऑफ जजमेंट, और उसके बारे में लिखता है, ठीक है। इंसान का कैसे ज़वाल हुआ, इंसान कैसे वजूद में आया, ठीक है। द डे ऑफ जजमेंट के बारे में कि मरने के बाद उसने कैसे जाना है, और पूरी हिस्ट्री बताता है, और अपने फ्रेमवर्क के ज़रिए एक इमेजिनेशन क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये कैडमन का वर्क है, वो इस तरह की लिखता है। और जो सनवुल्फ होता है वो सबसे अहम पोम द क्रिस्ट है उसकी, ठीक है। उसकी जो पोम है सबसे ज़्यादा अहम, वो क्रिस्ट है, जो ज़मीन पर, अर्थ पर क्रिस्ट मिनिस्ट्री, ठीक है, जो इनका क्रिश्चियन का जो मिनिस्टर आया था, वज़ीर आज़म आया था, उनके वाक़यात की एक छोटी सी दास्तान है जिसमें इनकी वापसी टू जजमेंट शामिल है, और इसे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। किस तरह लाइक वो दुनिया में आए, उन्होंने किस तरह के वाक़यात पे काम किया, ठीक है, और वो किस तरह द डे ऑफ जजमेंट की तरफ लौट गए, और उनकी इतने अच्छे तरीके से इसको डील किया गया। तो ये दास्तान वाली बुक लिखी है साइन वॉल्फ ने अपने राइटिंग्स के अंदर। एंग्लो सेक्सन्स की पोइट्री को अगले दौर में आने वाले, यानी बाद में आने वाले दौर में की पोइट्री या एंग्लो नॉर्मन पीरियड की निस्बत डिफरेंट मार्क किया जाता है, क्योंकि ये ओल्ड वर्ल्ड की ट्रेडिशंस को डील करती है और एक और मजाज और तर्ज ज़िंदगी की नुमाइंदगी करती है। इसमें हवा और तूफ़ान को इन्फ्लुएंस करने की सलाहियत है इस पोइट्री में, क्योंकि इट्स ब्रीथ अमंग देम, ठीक है। ये हवा और तूफ़ान के दरमियान सांस लेती है। इसकी पोइट्री में इतनी अहलियत है कि वो उनको इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है। ये पोइट्री पैशनेट और मजबूत लोगों के लिए है जिनका तल्लक ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ों, मिजाजों और खलूस से है, और इन सब के बावजूद इनके अंदर पेशेंस और वफादारी, लॉयल्टी जैसी बड़ी सलाहियत है। जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ कि इनकी जो पोइट्री होती थी वो अपनी जंगी सलाहियत, जंगी जुनून अपने सरदारों के लिए होती थी, अपने लॉयल बंदों के लिए होती थी, और अपने जवानों को अंदर जंग का जज्बा उभारने के लिए होती थी, ताकि ये मोटिवेट रह सकें। तो यही है कि इनकी पोइट्री के अंदर पैशन है, ठीक है, और ये सलाहियत है कि अपने लोगों को मजबूत कर सकें और उन्हें दुश्मनों के ख़िलाफ़ खड़ा कर सकें। तो ये उनकी पोइट्री का मेन थीम था। इंग्लिश प्रोज़ की स्टार्टिंग यानी बिगनिंग भी एंग्लो सैक्सन के दौर में हुई थी, तो इसको इस हवाले से भी मार्क किया जाता है एंग्लो सैक्सन को कि ये इंग्लिश प्रोज़ की स्टार्टिंग का एरा था, ठीक है।
क्रॉनिकल्स जो कि किंग्स अल्फ्रेड के टाइम पे शुरू हो चुका था, और अल्फ्रेड की ट्रांसलेशन इन लैटिन से एक आम दस्तयाब नसर का हुआ था। ठीक है, नसर प्रोज़ को ही कहते हैं, प्रोज़ को उर्दू में नसर कहते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, जिसमें हर तरह के पॉसिबिलिटीज़ मौजूद थी। ठीक है, कि इसकी जो नसर थी वो इतनी पॉसिबल यानी अवेलेबल थी, इतनी अच्छे तरीके से अवेलेबल थी कि आम इंसान भी ईज़िली समझ सकता था उसको। और इनफैक्ट पोइट्री की तरह नहीं, बल्कि इसके ब्रैक्स, क्योंकि पोइट्री जो है वो लिखी गई, फिर ब्रेक आ गया, फिर लिखी गई, तो इसके ब्रैक्स जो प्रोज था ना, उसके अंदर एक तसलसल बन गया। ठीक है, कि कोई इनके दरम्यान ब्रेक नहीं रहा। एंग्लो सैक्सन, देर वॉज नो ब्रेक इन प्रोज ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड एंड द मिडल इंग्लिश पीरियड एंड इवन द लेटर इंग्लिश पीरियड। ठीक है, एंग्लो सैक्सन प्रोज का रुझान ऑर्डिनरी स्पीच के रूल्स की पाबंदी की तरफ था। इसी वजह से एंग्लो सैक्सन्स की वर्सेस को पढ़ना मुश्किल था। ठीक है, और अभी भी है। और इसकी निस्बत प्रोज़ को समझना ज़्यादा आसान है, क्योंकि प्रोज़ को इतनी ईज़िली, ठीक है, हमें तक कन्वे किया गया है कि हम उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बनिस्बत उसकी वर्सेस को पढ़ने से। ठीक है, एंग्लो सैक्सन्स के प्रोज़ की कामयाबी, उनकी सक्सेस उनके रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में है, और उनके दो अजीम शाहकार, उनके ग्लोरियस किंग अल्फ्रेड, जिन्होंने इंग्लिश में बहुत सी लैटिन क्रॉनिकल्स को जमा किया और उनको ट्रांसलेट किया, और दूसरे अल्फ्रीक नामी एक प्रीस्ट थे जिन्होंने सरमन्स लिखे इन द फॉर्म ऑफ पोइटिक प्रोज। सरमन्स होता है खुतबा वगैरह जो प्रीच करते हैं अपने रिलीजन के बारे में दूसरों लोगों को। ठीक है, तो वो सरमन्स होती हैं। तो ये अल्फ्रीक नामी एक प्रीस्ट थे जिन्होंने सरमन्स लिखे थे इन द फॉर्म ऑफ पोइटिक प्रोज। एंग्लो और सैक्सन पहली बार 5वीं सदी के वर्स्ट में इंग्लैंड में आए, और 670 डी इन्होंने ऑलमोस्ट, ये एज है, इस तक उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी कंट्री पर कब्जा किया। रोमन की तरह नहीं, जो फातिहा बनकर आए थे, उनके ब्रक्स इन कबाइल ने इंग्लैंड में आबाद होकर इसी को अपना मुस्तकिल होम बना लिया। लिहाजा वो इंग्लिश रेस के एंसेस्टर बन गए। ठीक है, अबाउजदाद एंग्लो सैक्सन्स किंग्स, जिनमें से अल्फ्रेड द ग्रेट सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं और थे। एंग्लो सैक्सन्स के किंग्स ने 1066 तक हुकूमत की, जबकि लास्ट सैक्सन किंग हेराल्ड को शिकस्त हुई हेस्टिंग्स की लड़ाई में फ्रांस की नॉर्मंडी के फातेह विलियम के हाथ से। ठीक है, तो उनमें से जस्ट अब तक जिसका नाम ज़्यादा लिया जाता है वो वेसेक्स के किंग थे, अल्फ्रेड द ग्रेट। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आके लिटरेचर पे काम किया। वो पहले और औरल पढ़ते थे, उन्होंने आके ट्रांसलेट किया। ठीक है, लिटरेचर को बाकायदा तौर पर लिखना स्टार्ट किया, तो इसलिए उनको ज़्यादा याद किया जाता है। इंग्लिश लिटरेचर में एंग्लो सैक्सन यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड 670 से 1100 तक फैला हुआ है। जैसा कि अब तक बताया जा चुका है कि किसी भी दौर में या किसी भी मुल्क का लिटरेचर स्पेसिफिक एज में उस कंट्री के लोगों की ज़िंदगी की अक्कासी करता है, उनको रिफ्लेक्ट करता है। और हमें मालूम है कि ये इट अप्लाइज टू द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड। एंगल और सेक्शंस के किरदार, करैक्टरिस्टिक्स, जज्बात और एहसास, हिम्मत, जुरात और उनकी अनअंस डेथ का रिज़ल्ट थी जिसके बारे में वो सोचते थे। ठीक है, उनके करैक्टर्स क्या किस चीज़ का अक्स थे, वो आंसर डेथ जो होती थी ना, वो इस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में अवेयर रहने के लिए उनका जो करैक्टर था ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत था उनके साथ साथ। और यही उनकी पोइट्री का भी थीम था कि उनकी पोइट्री इस चीज़ के बारे में होती थी। इस तरह इन्होंने एक शहाना इंटरनल लाइफ के साथ साथ एक्सटर्नल लाइफ भी गुजारी, और ये उनकी लिटरेचर की बेसिस थी। इन बहादुर और निडर जंगजुओं के लिए हैप्पी डोमेस्टिक लाइफ, घरेलू ज़िंदगी और वर्चू एक अहम किरदार अदा करता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 5 रूल्स की पैरवी की। ठीक है, लव ऑफ पर्सनल फ्रीडम, रिलीजन, लव फॉर वुमनहुड, लव फॉर नेचर और स्ट्रगल फॉर ग्लोरी। ठीक है, ये तमाम प्रिंसिपल उनकी लिटरेचर की रिफ्लेक्ट करते हैं। वो जज्बात, ख्वाहिशात से फुल थे और मौसीकी और गानों, सॉन्ग से मोहब्बत करते थे, जैसा कि हमने बेओवुल्फ में पढ़ा है। म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स वर द हीरोज सेट, द ग्ली वुड ड्रैंक अ सॉन्ग अ प्रोज when Heteroscope gave the hell good cheer। एंग्लो सैक्सन की ज़ुबान एक ब्रांच है द ग्रेट आर्यन या इंडो यूरोपियन की। ये उसकी इकलौती ब्रांच है। इसमें माँ और बाप, खुदा और इंसान के लिए, ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए
और कॉमन रिलेशंस के लिए एक जैसे सेम रूट ऑफ वर्ड हैं, जैसा कि हमें संस्कृत और ईरानी और लतीनी यूनानी ज़बान में मिलता है। और ये वही पुरजोश और एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज है जो मॉडर्न इंग्लिश की बुनियाद बनी थी। तो ये था हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंग्लो सैक्सन एज। जो वर्क्स उस दौर में लिखे गए इंक्लूड जॉनरास, उनमें एपिक पोइट्री, हैगियोग्राफी, सरमन्स, बाइबल ट्रांसलेशंस, लीगल वर्क, क्रॉनिकल्स, रीडल्स और दूसरे वर्क शामिल हैं। उस दौर की सर्वाइविंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स 400 के 400 के करीब हैं, जो कि पॉपुलर इंटरेस्ट और माहिर रिसर्च पर मबनी पार्ट है। उस दौर के इम्पोर्टेंट वर्क्स में पोम बेवुल्फ शामिल है, जिसने बरतानिया में नेशनल एपिक स्टेटस हासिल किया। सैक्सन्स क्रॉनिकल इंग्लिश की अर्ली हिस्ट्री का मजमूआ है, कलेक्शंस हैं। कैडमन्स पोइम हाइम हाइम HYMN हाइम 7th सेंचुरी की सबसे पुरानी लिखी गई सर्वाइविंग पोइम है, जो अभी भी मौजूद है। ओल्ड इंग्लिश का ज़्यादातर पार्ट ओरल क्राफ्ट है, यानी कि बोला गया, ठीक है, ज़ुबानी अब एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचाया गया। जो पोइट्री है वो बच जाने वाले ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट की स्मॉलेस्ट अमाउंट है, ठीक है। लेकिन वो एंग्लो सैक्सन का जो कल्चर है उनमें ओरल स्टोरी सुनाना एक रिच ट्रेडिशन समझा जाता था। तो ना ज़्यादा लिखा गया लिटरेचर और ना ही ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है। वो ज़्यादातर बोलते सुनते सुनते सुनाते आगे पहुँचाते आते थे। तो ये उनका रिच ट्रेडिशन था, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा लिटरेचर ना लिखा गया उस तो देर में, ना ही ज़्यादा अवेलेबल है। जस्ट 400 मैन्यूस्क्रिप्ट अभी अवेलेबल हैं, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश ईरा के बहुत सारे राइटर्स जो हैं गुमनाम हैं, हमें उनकी पहचान उनके वजूद का निशान भी नहीं मिलता। ताहम 12 राइटर ऐसे हैं जिन्हें ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के राइटर्स के तौर पर जाना जाता है इन मेडिवियल रिसोर्स, ठीक है। उनके ज़रिए हमें उनकी पता चलता है, ठीक है। कैडमन, बीट, अल्फ्रेड, साइनवॉल्फ। इनमें से कैडमन बीट और अल्फ्रेड की बायोग्राफी हमें मिलती है। कैडमन फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के तौर पर जाने और समझे जाते थे। सिर्फ एक ही 9 लाइन पोइम जो वैनिश नहीं हुई, जिसे हाइम कहा जाता है, और इसे और इसके राइटर कौन थे? कैडमन। अल्डहिलम बिशप ऑफ शरबोन, ये भी उनके उस दौर के राइटर्स हैं जिन्होंने सरमन्स वगैरह लिखे। साइनवोल्फ की करना मुश्किल है, उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन ख्याल ये किया जाता है कि वो 9th सेंचुरी का राइटर था। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में मुख्तलिफ तरह की पोइट्री लिखी जाती थी, ठीक है। हीरोइक पोइट्री, विजडम पोइट्री, क्लासिक और लैटिन पोइम्स, ठीक है। उसके बाद रिलीजियस पोइम। तो हेरोइक पोइम जैसे कि बीवोल्फ द फाइट एट फिंसबर्ग, जो कि हेरोइक पोइम थी, वो नस्ल टू नस्ल ओरल मुंतकिल हुई, ठीक है, ओरल क्राफ्ट के ज़रिए। विजडम पोइट्री भी लिखी गई, ये लिरिकल पोम्स हैं और हीरोइक पोम से रिलेट करती हैं, ठीक है। क्लासिकल और लैटिन पोम्स भी लिखी गई। ओल्ड इंग्लिश की बहुत सारी पोम्स को लेट क्लासिकल फ़िलासफ़ी टेक्स्ट से अडॉप्ट किया गया। थिंग्स इन द एक्स्टर बुक इसकी मिसाल है। फिर रिलीजन पोइट्री क्रिश्चियनिटी पर लिखी गई। बिब्लिकल फ्रेजेस भी लिखे गए, मतलब एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं बल्कि पैराफ्रेज करना। पैराफ्रेज होता है सेंस टू सेंस ट्रांसलेशन, ठीक है, जिसमें हम कोई एक लाइन लिख देते हैं और फिर उसको समझाने के लिए एक्सप्लेन करते हैं आगे, ठीक है। तो ये पैराफ्रेज होता है। मेटाफ्रेज होता है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना, ठीक है। लेकिन हम इधर यहाँ पे पैराफ्रेज के लिए इसे बिब्लिकल फ्रेजेस भी कहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स की जो बुक हैं जो उस दौर की हैं वो है जेनेसिस, एक्सोडस, डैनियल, ठीक है। फिर क्रिश्चियन पोम्स भी पर भी काम हुआ, ठीक है, यानी क्रिश्चियनिटी पे भी लिखी गई। सैन वॉल्फ और कैडमन इस दौर के यानी कि प्रीस्ट राइटर थे, ठीक है। उनके सैन वॉल्फ की जो बुक है क्रिस्ट 1, 2, 3, उसको हम एज एग्जांपल ले सकते हैं। ड्रीम ऑफ रोड एक और एग्जांपल है, ठीक है, इस दौर की बुक है। और बहुत सी दूसरी पोम्स भी लिखी गई। और ओल्ड इंग्लिश में बहुत सी दूसरी पोइट्री फॉर्म जो हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें रीडल, शॉर्ट स्टोरीज़, शॉर्ट वर्सेस, ग्नोम्स और मनीमोनिक पोम्स शामिल हैं, ठीक है। इंग्लिश प्रोज
ज़्यादा अवेलेबल है। इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश में जो टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है ना, जो मवाद हमारे पास अवेलेबल है, उनमें से पोइट्री की निस्बत हमारे पास प्रोज़ जो है वो ज़्यादा अवेलेबल है। और अब तक जो बच जाने वाली चीज़ें हैं ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा 1400 साल होने वाले हैं, तो जो चीज़ें बच जाने वाली हैं उनमें से सरमन्स, लैटिन ट्रांसलेशन और रिलीजियस वर्क जो है वो मेजॉरिटी में है, वो बहुत ज़्यादा है। प्रोज़ को डिफरेंट टाइप्स में लिखा गया, लाइक इसकी 2-3 टाइप्स हैं, ठीक है। इंग्लिश प्रोज़ को क्रिश्चियन प्रोज़ में भी लिखा गया और सेकुलर प्रोज़ में भी लिखा गया, तो ये उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जिनमें इंग्लिश प्रोज़ को लिखा गया। तो अब हम चलते हैं बैकग्राउंड की तरफ। तो आज की वीडियो में हमने क्या-क्या देखा? आज की वीडियो में हमने उनके थीम्स, ठीक है, उनका पोइट्री का क्या थीम्स था, वो निडर थे, ठीक है, बहादुर थे, मुमजो थे और फेयरलेस थे, यही उनकी पोइट्री का मेन थीम था, ठीक है। तो फिर वो और दूसरी बात ये थी कि वो सॉन्ग्स जो थे, ठीक है, उनके लिरिकल्स पोम्स थी, वो किसके बारे में थी? वो अपनी जंगों की ज़ियाफ़त पर और अपने जंगजुओं के बारे में, गॉड्स के बारे अपने में, अपने एंसेस्टर्स हीरोज़ के बारे में और सरदारों के लिए गाते थे, ठीक है। और ये उनके रिलीजियस के सॉन्ग्स भी थे, ठीक है। और फिर हमने देखा कि इंग्लिश प्रोज़ जो था वो उसका भी आगाज़ हुआ इसी दौर में, ठीक है। और यहीं से इंग्लिश प्रोज़ जो है उनकी बिगनिंग है, स्टार्टिंग है, तो इसको इस हवाले से भी याद किया जाता है। फिर हमने देखा कि जो इंग्लिश पोइट्री है रोमांटिक इस दौर की, वो डिफरेंट है रोमांटिक पोइट्री से भी, ठीक है, क्योंकि वो उनका थीम जो था वो डिफरेंट था, ठीक है। इस दौर के फिर हम तीन राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस थीम्स को डिस्कस किया, जो हमने बहादुर, फेयरलेस, ये वाले थीम्स पढ़े हैं, उनके थीम्स को डिस्कस किया। वो राइटर कौन कौन थे? एक विल्डेज था, एक विर्ट्स था और तीसरा था डोरे, ठीक है। और इन्होंने फ़ाइट, बैटल वगैरह जैसे थीम्स को डिस्कस किया। फिर हमने प्रोज़ के बारे में जाना, ठीक है। प्रोज़ जो था उसको किंग ऑफ एसेक्स जो था अल्फ्रेड द ग्रेट ने ट्रांसलेट किया लैटिन टू इंग्लिश में, ठीक है। और इसने यहाँ से ओरल पोइट्री का निज़ाम ख़त्म करके उसको बाकायदा राइटिंग में लिखा, जिससे हमें अभी भी उनकी राइटिंग मिलती हैं। फिर हमने बीवोल्फ के बारे में पढ़ा कि वो कैसी पोम थी और वो कैसे दूसरी पोम से डिफरेंट थी, ठीक है, उसमें क्या चीज़ें थी, ठीक है, उसमें एल्यूजन बहुत ज़्यादा था। उसके बाद हमने उनके दो रिलीजियस, क्योंकि क्रिश्चियनिटी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, ठीक है, एंग्लो सैक्सन ने, तो उनके जो मेन राइटर थे, एक था कैडमन और दूसरा था सैनवुल्फ, उन्होंने किस बारे में लिखा, ठीक है। और अपनी पोइट्री को का बड़ा हिस्सा जो था, उनकी पोइट्री का जो बड़ा हिस्सा था वो रिलीजन पे है, क्योंकि उनका रिलीजन भी इस चीज़ के बारे में ही बताता है। फिर हमने देखा कि पोइट्री जो है वो किस तरह उनके मिजाज को बदल देती है, ये वाली पोइट्री, और उनसे उनकी घरेलू इंटरनल लाइफ भी बदल जाती है और एक्सटर्नल लाइफ बदल जाती है, उनके अंदर पीस आ जाता है और वो उनके अंदर पेशेंस और लॉयल्टी बढ़ जाती है इनकी पोइट्री से। फिर हमने देखा कि उनकी ज़िंदगी के 5 रूल्स थे: लव ऑफ पर्सनल फ्रीडम, रिलीजन, लव फॉर वुमनहुड, लव फॉर नेचर, लव फॉर ग्लोरी। वो स्ट्रगल, वो जंगों के लिए लिखते थे, ठीक है, अपनी जंगों, उनकी ज़िंदगी का मकसद यही था कि वो जंगें लड़ें और जंगों में कामयाब भी हो। फिर वो औरत के लिए लिखते थे, औरत उनके लिए एक अजीम मकसद था, यानी औरत की अचीवमेंट। फिर वो रिलीजन के लिए लिखते थे, फिर वो पर्सनल फ्रीडम, ठीक है, इसके बारे में लिखते थे और यही उनकी ज़िंदगी का मकसद था। और नेचर से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा कि जो एंग्लो सैक्सन है वो एक ब्रांच है किस चीज़ की, इंडो यूरोपियन की या ग्रेट और आर्यन की। उसके बाद हमने ये भी देखा कि इसमें कैसे रूट वर्ड इस्तेमाल हुए हैं जो कि कॉमन ज़िंदगी, कॉमन ज़रूरियात ज़िंदगी, कॉमन रिलेशन, खुदा और इंसान, ठीक है, उनके लिए यूज़ होते हैं, जो कि बाकी ज़ुबानों की तरह, जैसे कि संस्कृत एक ज़ुबान है, ईरानी ज़ुबान है, लतीनी ज़ुबान है, यूनानी ज़ुबान है, उनसे मिलते जुलते हैं। तो ये वो लैंग्वेज थी एंग्लो सैक्सन जो बुनियाद बनी इंग्लिश लिटरेचर की, यहाँ से इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट हुआ था। तो अब हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं ताकि हमें वीडियो की समझ लग जाए। थोड़ा सा तरीका मेरा डिफरेंट है क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरू में आता है, ठीक है, लेकिन मैं एंड में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारा जो मेन फोकस था, हमें पेपर में ये नहीं पूछा जाता कि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जस्ट चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए होता है, करैक्टरिस्टिक्स मेन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स सुनते हैं, अगर नहीं भी सुनते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। मैं अपने लिए नहीं, सिर्फ आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम ये कहते हैं कि जो कैट्स थे, ठीक है, जो कैट्स के लोग थे, ठीक है, जिनको ब्रिटन भी कहते हैं, ठीक है,
वो उन्होंने उन्होंने अपना वक़ार, अपनी बका बचाने के लिए इन 3 ट्राइब्स को इनवाइट किया था, ठीक है? इन अपने डिफेंड के लिए, और ये यहाँ यहाँ कर अपने साथ एक लैंग्वेज लेके आए और यहाँ आके आबाद हुए, और यहाँ से ओल्ड इंग्लिश शुरू हुई। तो शुरू से मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिटेन में सबसे पहले केल्ट्स थे, ठीक है? CLTs, और फिर रोमन आए, ठीक है? और रोमन कब आए? वो रोमन आए 43 से, ठीक है? 043 टू 410 AD, और वो अपने साथ क्रिश्चियनिटी जैसे मज़हब को लेके आए, ठीक है? रोमन जूलियस कैसर के साथ आए थे, ठीक है? पिक्स एक स्कॉटिश कबीला था। ये लोग जंगली लोग थे जिन्होंने केल्ट्स पर अटैक किया था, ठीक है? तो इन्होंने ना केल्ट्स पे अटैक करना शुरू कर दिया, यानी कि ब्रिटेन पर, ठीक है? ब्रिटेन कौन है? केल्ट्स हैं। केल्ट्स कौन है? ब्रिटेन है। एक ही चीज़ है, ठीक है? 2 अलग-अलग नाम है। तो इन्होंने ना उनके केल्ट्स पर अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है? ये स्कॉटिश और जंगली लोग थे। और जब रोमन आए थे तो वो फातेह बन के आए थे, ठीक है? और उन्होंने केल्ट्स को एज ए मज़लूम यानी अपना अंडर कंट्रोल किया। लेकिन जब वो लोग आए थे एंग्लो सैक्सन, तो वो वहाँ उन्होंने उसको अपना होम बनाया, ठीक है? और वहीं से वो उनका आगाज़ हुआ लिटरेचर का। तो मैं ये बता रहा था कि जब पिक्ट्स ने अटैक किया था केल्ट्स पे, तो रोमन ने केल्ट्स को बचाने के लिए एक वॉल क्रिएट कर दी थी जिसे हॉर्डियंस वॉल का नाम से जाना जाता है। इस टाइम पीरियड पे रोमन की ज़ुबान लैटिन थी, और उस वक़्त उन्हें जब पिक्ट्स जो थे अटैक कर रहे थे, तो उन्हें पैगाम महसूस हुआ कि मालूम हुआ कि रोमन पे हमला कर दिया किसी और हुकूमत ने, ठीक है? किसी और फ़ौज ने। तो जो रोमन थे इधर, वो अपने ओरिजिनल अपने होम लौट गए, ठीक है? रोम की तरफ, और उन्होंने ब्रिटेन को कह दिया कि अब तुम लोग अपनी हिफाजत खुद करो। तो उन्होंने फिर अपनी हिफाजत के लिए इन 3 ट्राइब्स को, एंगल, सैक्सन और जूट्स, इनको इनवाइट किया कि हमें आकर बचाएं। तो अब रोमन की वहाँ पे लैंग्वेज हुई लैटिन, ठीक है? और वो वहाँ पे हाकिम के तौर पर रह रहे थे। लेकिन जब एंगल और सैक्सन और जूट्स आए, तो उन्होंने उन्हें पिक्ट से बचाया, और यहाँ पे उनकी लैंग्वेज अपने साथ एक लैंग्वेज ले गए थे, ठीक है? तो जो कि इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश की बुनियाद बनी, और इंग्लिश लिटरेचर की बुनियाद बनी और बेसिस बनी। और यहाँ के फिर बादशाह ने लैटिन की बहुत सारी जो वर्क्स थे उनको ट्रांसलेट करवाया इंग्लिश में, और वहाँ से इंग्लिश की इब्तिदा हुई। और बाकी भी मैं वैसे पीछे वीडियो में बता चुका हूँ कि उनकी जो टाइम पीरियड था वो कहाँ से कहाँ तक था, और उन्होंने कौन कौन से वाक़यात किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।